आवाज, शब्द, संवाद, ये सिर्फ ध्वनियां नहीं है। ये वो पुल हैं जिन पर हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा पूरा अस्तित्व सफर करता है। लेकिन सोचिए, क्या कोई पौधा हो सकता है जिसका संस्कृत में नाम ही वाणी या बोल हो? आज हम एक और अनोखी जड़ी बूटी की दुनिया में उतर रहे हैं जिसका नाम है वचा। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में, पूर्वोत्तर भारत के जंगलों की लोक कथाओं में और वनस्पति विज्ञान की गहराइयों में। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये पौधा क्या है, बल्कि ये समझना है कि एक साधारण सा दिखने वाला दलदली पौधा चेतना, बुद्धि और आवाज की शक्ति का प्रतीक कैसे बन गया। तो चलिए इस दिलचस्प खोज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे स्रोतों में मिली वो ये है कि वचा का संबंध सिर्फ सेहत से नहीं बल्कि सीधे सीधे एक देवी से है। ये किसी भी जड़ी बूटी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये इस पौधे के महत्व को समझने की पहली सीढ़ी है। हिंदू दर्शन में वचा का जो सीधा संबंध है वो वाग्देवी से है। वाग्देवी यानी देवी सरस्वती। हाँ, बिल्कुल, जिन्हें हम सरस्वती के रूप में भी जानते हैं। वो ऋग्वेद में वाणी, ज्ञान और चेतना की देवी हैं। और इस संबंध को समझने के लिए ऋग्वेद का एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक है, यज्ञेन वाचः पदवीया मायान तामन विविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम। ये संबंध तो बहुत गहरा है। इसका मतलब क्या है? ये श्लोक हमें क्या बताता है? इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये कहता है कि ऋषियों ने यज्ञ और ज्ञान के माध्यम से दिव्य वाणी के पद को, उसके मार्ग को पाया। अच्छा। और उन्होंने उस वाणी को कहाँ पाया? ऋषियों के भीतर ही, अपने अंदर ही। हाँ, इसी दर्शन के आधार पर वचा पौधे को उस दिव्य वाणी को जागृत करने का एक भौतिक माध्यम माना गया है। इसीलिए इसका पारंपरिक उपयोग सिर्फ गला साफ करने के लिए नहीं, बल्कि वाणी में स्पष्टता, आवाज में शक्ति और विचारों में प्रवाह लाने के लिए होता था। बिल्कुल, ये आध्यात्मिक चिकित्सा का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां पौधे के जरिए वाक शक्ति यानी बोलने की ताकत को जगाया जाता है। ये तो कमाल है। ये पौधा सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि हमारी चेतना और हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता पर काम करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हम वेदों के ऊंचे दर्शन से उतरकर जमीन पर, जंगलों में आते हैं तो वचा का एक बिल्कुल अलग ही रूप सामने आता है, एक रक्षक का। हाँ, और ये भी उतना ही दिलचस्प है। पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी समुदायों में वचा को सदियों से एक शक्तिशाली रक्षक पौधे के रूप में जाना जाता है, खासकर सांपों से बचाने वाले। सांपों से? कैसे? वो इसकी जड़ का लेप बनाकर अपने घरों के बाहर लगाते हैं, ये मानते हुए कि इसकी गंध से सांप और दूसरे जहरीले जीव दूर रहते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा तर्क भी है? नहीं, इसके पीछे गहरा पारिस्थितिक ज्ञान छिपा है। अब देखिए, वचा उगता कहाँ है? दलदली जगहों पर, पानी के पास। बिल्कुल, उन्हीं जगहों पर जहां पानी जमा होता है, दलदली जमीन, तालाबों और नदियों के किनारे। और यही वो जगह हैं जहां सांप भी अक्सर पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। हाँ, तो आदिवासी समुदाय इसे महज संयोग नहीं मानते। वो इसे प्रकृति का संकेत समझते हैं कि जहां खतरा है वहीं उसका समाधान भी मौजूद है। आयुर्वेद में इसे पौधे का स्वाभाविक राक्षोघन कर्म कहा गया है, यानी खतरों और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की क्रिया। वाह, मतलब जंगल में एक शुभंकर है जो भौतिक खतरों से बचाता है। और इसी से जुड़ी एक पुरानी कहावत भी हमारे स्रोतों में है, जिथे भाना बसूती बरे, उथे मानुस काई मरे। हाँ, ये एक लोक कहावत है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जहां ये 3 जड़ी बूटियां, जिनमें से एक वचा है, मौजूद होती हैं, वहां कोई इंसान बीमारी से कैसे मर सकता है। ये दिखाता है कि आम लोगों के बीच इस पौधे पर कितना गहरा विश्वास था। ये सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि जीवन रक्षक था। तो एक तरफ वाणी की देवी का आशीर्वाद, दूसरी तरफ जंगल का रक्षक। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। अगर कोई आज इन दलदली जगहों पर इस पौधे को खोजना चाहे तो इसे पहचानेगा कैसे? कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरे पौधे को वचा समझ बैठे। इसकी पहचान बहुत ही विशिष्ट है और धोखा खाना मुश्किल है, अगर आप जानते हैं कि क्या देखना है। सबसे पहली और अचूक पहचान है इसकी जड़, जिसे हम राइजोम कहते हैं। अच्छा। अगर आप उसे थोड़ा सा भी मसलेंगे तो उसमें से एक बहुत ही तीखी, तेज और थोड़ी थोड़ी कपूर जैसी गंध आएगी। गंध? हाँ, वो गंध ही इसकी असली पहचान है। और दिखने में क्या कुछ खास है? हाँ है। इसकी पत्तियां
दूर से देखने में किसी भी सामान्य घास या आयरिस के पौधे जैसी तलवार के आकार की लग सकती हैं, लेकिन पास जाके देखने पर एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। इसकी पत्तियों के किनारे सीधे नहीं होते, बल्कि उनमें एक लहर सी होती है, जैसे किसी ने उन्हें दबाकर क्रिम्प कर दिया हो। अच्छा, लहरदार किनारे। हाँ, ये लहरदार किनारे और इसकी तीखी गंध, इन दोनों को मिलाकर इसे पहचानना लगभग तय हो जाता है। और तीसरी बात, ये हमेशा पानी के पास ही मिलेगा। सूखी जमीन पर वचा नहीं उगता। यानी गंध, बनावट और ठिकाना, हाँ, ये तीनों मिलकर इसकी असली पहचान बताते हैं। हाँ, और मुझे लगता है इसी पहचान से इसके नाम भी जुड़े होंगे। हाँ, स्रोतों में इसके कई संस्कृत नाम दिए गए हैं, और वे सिर्फ नाम नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पौधे का पूरा बायोडाटा ही दे दिया हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आयुर्वेद में नामकरण एक विज्ञान है। हर नाम पौधे के गुण या पहचान का एक सूत्र है, जैसे वचा। क्योंकि ये वचन यानी वाणी को सुधारता है। बिल्कुल, ये इसका मुख्य काम है। फिर है उग्रगंधा। ये तो साफ है, उग्र यानी तेज गंध वाली। हाँ, ये इसकी पहली पहचान है। फिर षड्ग्रंथा। षड्ग्रंथा, ग्रंथि यानी गांठ। सही, क्योंकि इसकी जड़ यानी राइजोम में कई ग्रंथि या गांठें होती हैं। ये इसकी बनावट बताता है। और एक नाम है गोलोमी। ये बहुत दिलचस्प है। गोलोमी? हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है गाय के रोएं जैसी। इसकी जड़ पर गाय के बालों जैसे महीन रेशे होते हैं। उग्रगंधा यानी तीखी गंध वाली, गोलोमी गाय के रोएं जैसी। ये नाम कितने जमीनी और सीधे हैं। ये किसी लैब में रखे गए नाम नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पौधे को दलदल से निकालकर, उसे छूकर, सूंघकर, महसूस करके ये नाम दिए हैं। बिल्कुल, ये नाम पौधे के साथ हजारों साल के मानवीय अनुभव को समेटे हुए हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि प्रकृति के सीधे संपर्क में आने से मिलता है। तो चलिए अब आयुर्वेद के महान ग्रंथों की ओर बढ़ते हैं। इन सब गुणों और कहानियों को जानने के बाद चरक और सुश्रुत जैसे आचार्यों ने इस शक्तिशाली पौधे को अपने व्यवस्था में कहाँ रखा? उन्होंने इसे कैसे समझा? उन्होंने इसे बहुत ऊंचा स्थान दिया है। चरक संहिता जैसे फाउंडेशनल टेक्स्ट में वचा को कुछ सबसे महत्वपूर्ण औषधि समूहों में शामिल किया गया है, जैसे मेध्य रसायन। मेध्य रसायन यानी वो औषधियां जो बुद्धि और स्मृति को बढ़ाती हैं। जो बुद्धि, धारणा और स्मृति को बढ़ाती हैं। हाँ, और दूसरा संज्ञा स्थापन। एक मिनट, संज्ञा स्थापन? चेतना को वापस लाना? ये तो बहुत शक्तिशाली दावा लगता है। क्या इसका मतलब है कि इसे बेहोशी या ऐसी किसी गंभीर स्थिति में इस्तेमाल किया जाता था? हाँ, पारंपरिक रूप से इसका उपयोग मिर्गी या हिस्टीरिया जैसे मामलों में, जब व्यक्ति अपनी चेतना खो देता था, तब होश में लाने के लिए किया जाता था। अच्छा। इसका तीक्ष्ण गुण और तेज गंध वो इंद्रियों को झकझोर कर चेतना को वापस लाने में मदद करते हैं। ये इसके संज्ञा स्थापन कर्म का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। अद्भुत। तो ये सिर्फ बुद्धि को तेज ही नहीं करता, बल्कि खोई हुई चेतना को भी लौटा सकता है। भाव प्रकाश निघंटु में एक श्लोक है जो शायद इसके सारे गुणों का सार बता देता है। जी, वो श्लोक अपने आप में वचा का पूरा परिचय है। वचा कटूष्ण तिक्ताचा वातश्लेष्मा मया पहा उन्माद भूत जंतुघ्नि वाक विशुद्धि करी मता। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। बिल्कुल, पहली पंक्ति कहती है वचा कटूष्ण तिक्ताचा, यानी वचा स्वाद में कटु यानी तीखी और तिक्त यानी कड़वी है, और इसकी शक्ति उष्ण यानी गर्म है। फिर कहती है वातश्लेष्माम म्यापहा, यह वात और कफ दोषों से होने वाले रोगों को दूर करती है। ठीक है। और दूसरी पंक्ति? दूसरी पंक्ति इसके और गहरे असर बताती है। उन्माद भूत जंतुघ्नि, यह उन्माद यानी मानसिक अस्थिरता, भूत बाधा और कीटाणुओं का नाश करती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, वाक विशुद्धि करी मता, इसे वाणी को शुद्ध करने वाला माना गया है। तो ये जो गुण हैं, तीखा, कड़वा, गरम, आयुर्वेद में इन्हें रस वीर्य विपाक कहा जाता है। ये सिर्फ स्वाद की बातें तो नहीं है, इनका शरीर पर सीधा असर होता है ना? बिल्कुल, ये आयुर्वेद के फार्माकोलॉजी के आधार हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। इसका जो रस है, कटु और तिक्त, वो शरीर में जाकर एक तरह की लेखन या खुरचने वाली क्रिया करता है। खुरचने वाली मतलब ये जमे हुए कफ और दूसरे अवरोधों को साफ करता है और पाचन अग्नि को बढ़ाता है। अच्छा,
वो शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और ठंडक और भारीपन को कम करता है। जो कि वात और कफ के गुण हैं। सही। और फिर इसके 2 गुण सबसे महत्वपूर्ण हैं, लघु हल्का और तीक्ष्ण तेजी से फैलने वाला। इन्हीं गुणों की वजह से ये बहुत तेजी से शरीर में फैलता है और मस्तिष्क की सबसे सूक्ष्म कोशिकाओं और चैनलों, जिन्हें स्रोतस कहते हैं, तक पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये है इसका मैकेनिज्म। इसका हल्का और तीक्ष्ण होना ही इसे ब्रेन टॉनिक बनाता है, क्योंकि ये दवा को दिमाग तक तेजी से पहुंचाता है, जैसे किसी पैकेज के लिए एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। तो ये वहां पहुंचकर करता क्या है? इसके मुख्य कर्म या एक्शन क्या है? इसके मुख्य कर्म इसके गुणों से ही निकलते हैं। 1, मेध्य, जैसा हमने पहले कहा, बुद्धि और स्मृति को बढ़ाना। 2, संज्ञा स्थापन, चेतना को बहाल करना। 3, दीर्पण, पाचन अग्नि को बढ़ाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेद में माना जाता है कि पेट का स्वास्थ्य सीधे मन के स्वास्थ्य से जुड़ा है। और चौथा? और आखिर में स्वर कारक, यानी स्वर या आवाज को सुधारना। और यहां हम फिर घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, वाग्देवी और वाणी की शक्ति। कमाल है, ये सब कैसे जुड़ता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प शब्द है, प्रभाव। स्रोत बताते हैं कि वचा का एक विशेष प्रभाव है जो सिर्फ इसके रासायनिक गुणों से नहीं समझाया जा सकता। ये क्या है? प्रभाव आयुर्वेद का सबसे रहस्यमयी और गहरा कॉन्सेप्ट है। ये किसी जड़ी बूटी की वो विशेष शक्ति है जो उसके रस, वीर्य, गुण आदि के तर्कों से परे होती है। आप उसे केमिकल एनालिसिस से नहीं पकड़ सकते। तो वचा का प्रभाव क्या है? ये सिर्फ बुद्धि को तेज नहीं करता, बल्कि अभिव्यक्ति की क्षमता पर एक गहरा, लगभग जादुई असर डालता है। ये इसका एक्स फैक्टर है। तो हमने पौराणिक कथाओं से लेकर इसके आणुविक गुणों तक का सफर तय कर लिया। अब जरा आज के समय में आते हैं। आज पारंपरिक आयुर्वेदिक डॉक्टर इसका उपयोग कैसे करते हैं? ये किन मशहूर दवाओं का हिस्सा है? आज भी ये कई बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शास्त्रीय योगों, मतलब फॉर्मुलेशंस का एक मुख्य घटक है। जैसे बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए दिए जाने वाले सारस्वतारिष्ठम में ये होता है। मानसिक स्वास्थ्य और याददाश्त के लिए बनाए जाने वाले ब्राह्मी घृत का ये एक अहम हिस्सा है। और यहाँ तक कि नाक के जरिए दी जाने वाली औषधि, यानी नस्य चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले प्रसिद्ध अणु तेल में भी वचा मौजूद है। अच्छा, अणु तेल में भी? हाँ, क्योंकि ये सिर और इंद्रियों के चैनलों को खोलने का काम करता है। और क्या लोग इसे सामान्य घरेलू उपचार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, पारंपरिक रूप से इसका बहुत घरेलू उपयोग होता आया है। छोटे बच्चों में अगर बोलने में देरी हो रही हो या हकलाने की समस्या हो, तो वचा का बहुत थोड़ा सा चूर्ण शहद के साथ उनकी जीभ पर चटाया जाता था। अच्छा। इसी तरह अपच या पेट में गैस होने पर इसका चूर्ण गर्म पानी के साथ लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक आधुनिक विज्ञान का पहलू भी है। मैंने स्रोतों में बीटा एसारोन नाम के एक केमिकल का जिक्र देखा है, जिसको लेकर कुछ चिंताएं हैं। ये क्या है और हमें इसके बारे में क्या जानना चाहिए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या है कि बीटा एसारोन एक केमिकल कंपाउंड है जो वचा की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है, और कुछ स्टडीज के मुताबिक ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक लेने पर यह विषाक्त यानी टॉक्सिक हो सकता है। तो फिर यह एक उदाहरण है जहां पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक संवाद की जरूरत है। आयुर्वेद में किसी भी शक्तिशाली जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले हमेशा शोधन यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताई गई है, जो उसके विषैली प्रभाव को कम करती है। सही बात है। साथ ही आयुर्वेद हमेशा सही मात्रा और सही अवधि पर जोर देता है। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि हमें बीटा एसारोन मुक्त किस्म का ही प्रयोग करना चाहिए, जो अब उपलब्ध है। तो निष्कर्ष ये है कि वचा एक बहुत शक्तिशाली औषधि है और इसका उपयोग हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। तो वाणी की देवी के आशीर्वाद से लेकर जंगल के रक्षक पौधे तक, और फिर आयुर्वेद में मस्तिष्क के सूक्ष्म चैनलों को साफ करने वाले एक शक्तिशाली टॉनिक के रूप में वचा की यात्रा वाकई ज्ञान और प्रकृति के कितने गहरे रिश्ते को दिखाती है। ये सिर्फ एक जड़ी बूटी की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को देखा, उसे समझा और उसके रहस्यों को हमारे स्वास्थ्य और चेतना के लिए इस्तेमाल किया। वचा सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये हमारे भौतिक शरीर और हमारी चेतना के बीच एक पुल की तरह है। ये उसी औजार को तेज करता है जो हमें इंसान बनाता है, हमारी संवाद करने की, अपनी बात कहने की क्षमता।
आज की ये सारी बातचीत मेरे मन में एक सवाल छोड़ जाती है। हमने देखा कि वचा का हर पहलू, उसका नाम, उसकी गंध, उसके गुण, सब कुछ घूम फिर कर वाणी, चेतना और संवाद पर आकर टिक जाता है। अगर एक साधारण सा दलदली पौधा हमारे सोचने और बोलने की क्षमता पर इतना गहरा असर डाल सकता है, तो ये हमें प्राकृतिक दुनिया और हमारे अपने अंदर के ब्रह्मांड के बीच के उन अनकहे, अनदेखी कनेक्शंस के बारे में क्या बताता है? शायद असली संवाद सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होता,